देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। आज से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी और 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की वो अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी इस दौरान किया जाएगा। तो आज से लेकर 25 जून तक विदेशी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के लिए वो रवाना हो गए हैं और ऐसे में कई कार्यक्रम हैं अमेरिका में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें वो शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की जो शुरुआत है वो न्यूयॉर्क से होगी। 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की वो अगुवाई करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि 21 जून को योग दिवस है और इसके तहत ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दौरान घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे समझौता जिसके ज्ञापनों पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए जा सकते हैं, ये भी जानकारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ विदेशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी यहाँ किए जाएंगे, ये भी जानकारी है। तो अमेरिका दौरे के लिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस दौरान क्या कुछ पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है ये देखना होगा। लेकिन विश्व भर में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है वो देखते ही बन रही है। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, अमेरिका दौरे के लिए रवाना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अमेरिका में और अमेरिका में किस तरीके से लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो किसी से छुपी नहीं है। अब इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अमेरिका में की जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर निकल गए हैं और कल से ये यात्रा कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। यानी कि जो कार्यक्रम है तय किए गए हैं पहले से, वो उसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। कल की अगर हम बात करें तो कल से योग दिवस भी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के अगर हम बात करें तो कार्यक्रम के अवसर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में किया गया है। वहाँ पे प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे। इसके बाद अलग अलग जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अगर हम बात करें तो करीब 7,000 जो लोगों की जुटने की वहाँ पे कहीं ना कहीं संभावना है। इससे ज्यादा भी लोग वहाँ पे जुट सकते हैं और कहीं ना कहीं तैयारी पहले से पूरी कर ली गई है। करीब 15 से 20 दिनों पहले से ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अमेरिका में तैयारी चल रही है और आपने देखा किस तरीके से अभी दौरे से पहले ही एक रैली तमाम जो भारतीय प्रवासी जो अमेरिका में मौजूद निकाली गई थी। इसके साथ ही बात करें तो राज्य के कराया गया है और इसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बाकी तमाम अमेरिकी जो उद्योगपति है उनसे भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। इसके साथ ही तमाम जो भारतीय प्रवासी है उनसे मुलाकात होगी और संयुक्त कांग्रेस पत्र को भी कहीं कहीं अमेरिकी कांग्रेस पत्र को कहीं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जब राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री की वार्ता होगी, द्विपक्षीय चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि रक्षा क्षेत्र की बात करें खासतौर पर यहाँ पर
द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है और अमेरिका में इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको खबर बताते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा रहने वाला है। अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी मिल रही है। महा जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित भी इस दौरान किया जाएगा। कई अन्य कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी शामिल होने वाले हैं और इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। जब संबोधन सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा तो उस दौरान क्या कुछ सीएम के द्वारा कहा जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अंबेडकर नगर और गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। महाजनसंपर्क अभियान जिसके तहत ये कार्यक्रम है और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो महाजनसंपर्क अभियान जो कि चलाया जा रहा है, 30 मई से इसकी शुरुआत हुई, 30 जून तक चलेगा, यानी कि 10 दिन का वक्त और रह गया है। और ऐसे में लगातार कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। 2 ऐसे जिले जिसका दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। यहां आपको बता दें कि अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वागत के लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। आशा राम हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। आशा राम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर? जी आपको बता दें आज कार्यक्रम ये आज 10:30 पर इनका जो है हेलीकॉप्टर से हवाई पट्टी पे ही कार्यक्रम है और हवाई पट्टी परिसर में ही जो है उनके जनसभा का भी कार्यक्रम है जिसमें जो है 12 अरब से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों को फिर वहां से उनको लाभान्वित भी करेंगे और एक विशाल जनसभा को जो है संबोधित की गई। इसके लिए सारी चौक चौबंद व्यवस्था कर ली गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल तमाम तरीके के इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, लेकिन लोगों में कितना उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा और मिशन 2024 भी है जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 9 साल का बखान इस दौरान किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, तैयारियां आपने बताई, लेकिन लोग कितने उत्साहित इसको लेकर? आपको बता दें कि ये लोकसभा के निकट चुनाव को लेकर के और 9 साल पूरे होने की उपलब्धियों को लेकर के बहुत बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई है। जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सब उस तरीके की योजनाओं को जो है यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जो लाभार्थी जो लाभ मिल चुके उनको भी सम्मानित किया जाएगा और इस बड़े पैमाने पर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। भारी भीड़ जो है जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और तमाम तरीके की उम्मीदें भी यहाँ पर जताई जा रही हैं आशा राम। और इस बीच महा जनसंपर्क अभियान के तहत ये जो विशेष कार्यक्रम रहने वाला है इसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ? जी आपको बता दें यहाँ पर जो है कि पूरे मंडल से जो है तमाम भाजपा के तमाम नेता, विधायक, सांसद और सब बड़ी संख्या में गांव-गांव से जो है टीम के द्वारा जो है छोटे छोटे कार्यकर्ता गांव-गांव से जो है सब निकल के जो है वहां पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई है। आपने जैसे जी जानकारी भी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आशाराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली से खबर है जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनसीसीएसए की पहली बैठक बुलाई है। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर इसमें चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एनसीसीएसए का गठन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए 19 मई को किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मामले में फैसला दिया था। 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था। अब ये बैठक होनी है और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। तो एनसीसीएसए की ये पहली बैठक है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है जो कि पहली बार हो रही है एनसीसीएसए की।
और वहीं अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर इसमें चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए 19 मई को ये लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था और केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया उसको देखते हुए ये बैठक होने जा रही है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस बैठक से, ये देखना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ हीट वेव को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हीट वेव को लेकर बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि लापरवाही से मौत हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व बैठक में मौजूद रहे। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव वन भी इस दौरान मौजूद रहे। राहत आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल थे। तो हीट वेव का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई लोगों की इससे मौत हो गई है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि आखिरकार इस पर कैसे लगाम लगाया जाएगा। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सख्त हैं और यहां बैठक की गई है। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर हीट वेव के चलते, किसी की लापरवाही के चलते अगर मौत होती है तो यहां पर सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें, राहत आयुक्त समेत कई ऐसे बड़े अधिकारी जो कि इस बैठक में शामिल हुए थे और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के निर्देश दिए। हीट वेव को लेकर जो मौतें हुई इस पर चिंता जाहिर की और ये कहा कि लापरवाही से अगर मौत हुई तो कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों पर की जाएगी। तो लखनऊ से खबर है, जब बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन आज दोपहर 12 बजे, आपको बता दें कि विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह लखनऊ में धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण इसमें शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि यूपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह लखनऊ में धन्यवाद मोदी जी का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ये सम्मेलन और इस सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कौन कौन शामिल होने वाले हैं इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज ये सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है, दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब धन्यवाद मोदी जी सम्मेलन का आयोजन होगा। तो मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे लापता हो गए हैं। घर से बाहर खेलते समय सभी बच्चे लापता हुए, जानकारी है। कल से अब तक बच्चों का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। मासूम बच्चों के परिजनों ने पुलिस को इसके लिए तहरीर दी है। मासूम बच्चे बाजार के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। हालांकि आपको बता दें कि खतौली थाना कोतवाली क्षेत्र के सादिक नगर का ये पूरा मामला है। अब पुलिस यहां पर जांच कर रही है, लेकिन एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चे जो कि लापता हुए हैं। अब ऐसे में परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें ये चारों बच्चे नजर आ रहे हैं। झांसी के शाहजहांपुर में आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस से दोनों को मेरठ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद झांसी अस्पताल उसको रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
तो सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई। खबर एटा से है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर नशेबाज ने युवक को गोली मार दी है, जिसके बाद पेट में गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायल युवक का इलाज चल रहा है। ये जो पूरा मामला है वो सकीट थाना क्षेत्र के गड़िया यादगारपुर गांव का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नशेबाज ने युवक को गोली मारी, जो कि गंभीर रूप से युवक जो है वो घायल हो गया है, पेट में गोली लगी है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये जो कहासुनी है वो मारपीट में तब्दील हुई, जिसके बाद नशेबाज ने युवक को गोली मार दी। पेट में युवक के गोली लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। तो मिशन 80 की तैयारी में जुटी बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो सीटें 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी वो हार गई थी। 2014 में जहां एनडीए को 73 सीटें मिली थी, तो वहीं 5 साल बाद ये आंकड़ा लुढ़क गया। आपको बता दें कि 64 सीटें यहां पर बीजेपी जीती। हालांकि उपचुनाव में एनडीए के पास कुल 66 सीटें हैं, लेकिन 16 सीटें अभी भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें उन 16 में से 2 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, उपचुनाव के दौरान इसमें जीत हासिल की है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इन 14 के तिलिस्म को तोड़ पाएगी या नहीं। अब ये रिपोर्ट आप देखिए। 14 का तिलिस्म तोड़ने की तैयारी। वहां है नजर जहां पर हारी। विस्तारकों की रिपोर्ट से बदलेगा माहौल। मिल गया मिशन 80 का मंत्र। उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनावों में मोदी लहर में बड़े बड़े विपक्षी सूरमा धराशायी हो गए। बस फर्क रहा तो सीटों के नंबर का, जो बीजेपी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि सब जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें रखने वाले उत्तर प्रदेश ने जिसका झंडा बुलंद किया, दिल्ली का तख्त उसी के खाते में गया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में अकेले 71 और सहयोगी अपना दल के साथ 73 सीटें मिली। वहीं 2019 के चुनाव में सीटों का आंकड़ा सिकुड़ गया। बीजेपी को 62, सहयोगी अपना दल को 2 यानी कुल 64 सीटें मिली। बाद में उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ सीटें सपा से छीन ली। फिलहाल ये आंकड़ा 66 का है। बीजेपी की चिंता वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र की हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का मानना है कि सीटें कम होने की कई वजहें रहीं जो अभी फिलहाल नहीं हैं। यूपी में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद भी बीजेपी 14 सीटों पर गहन मंथन में जुटी है। इनमें जौनपुर, अंबेडकर नगर, नगीना, संभल, मुरादाबाद, रायबरेली और मैनपुरी की सीटें हैं। इसके अलावा गाजीपुर, अमरोहा, सहारनपुर समेत कुल 14 सीटों पर खास नजर है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य इस बार 80 की 80 सीटें जीतना है। जो हारी हुई सीटें हैं उस पर हमारे दिल्ली के नेतृत्व ने पहले से योजना बनाई है। उन हारी हुई सीटों पर हमारे कोई न कोई केंद्रीय मंत्री, जैसे आप अंबेडकर नगर को लेंगे, लालगंज को लेंगे, रायबरेली को लेंगे, तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, वो उस पर पहले से काम कर रहे हैं। उधर आप सहारनपुर जाएंगे, बिजनौर जाएंगे, तो अश्विनी वैष्णव जी वहाँ काम कर रहे हैं। पहले से उनका प्रवास चल रहा है। डबल इंजन की सरकार में इंजन आपस में टकरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कार्य ही कौन से किए जिनकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती।
समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है और जल्दी ही जनता के सामने वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कि 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आखिरी क्षेत्र में क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लखनऊ में चल रहे आउटर रिंग रोड का काम 9 साल में भी पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए न केवल इन क्षेत्रों के सभी विधानसभा सीटों पर विस्तारकों से रिपोर्ट मांगी है, बल्कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को इन विस्तारकों से कोऑर्डिनेशन के लिए नियुक्त किया है। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम शामिल है। इसके जरिए केंद्रीय नेतृत्व समय समय पर फीडबैक लेता रहता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर रख रहे हैं। महाजन संपर्क अभियान के जरिए घर घर संपर्क किया जा रहा है और आखिरी चरण में बीजेपी के दिग्गज खुद मैदान में पसीना बहाने वाले हैं। इसके तहत जेपी नड्डा की रैली 29 जून को श्रावस्ती में प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह की सभा 30 जून को बिजनौर में प्रस्तावित है। इससे पहले राजनाथ सिंह 25 जून को आगरा में जनसभा करेंगे। हालांकि 29 जून को बकरीद के मद्देनजर जेपी नड्डा की सभा की तारीख बदली जा सकती है। साफ है, मिशन 80 को लेकर बीजेपी नेतृत्व किस कदर गंभीर है उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सभी अभियानों की मॉनिटरिंग खुद केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को इन तमाम अभियानों से क्या वाकई मिशन 80 का सियासी मंत्र मिल गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कहते हैं कि जुबान का बड़ा महत्व होता है, उसमें अगर आपका चेहरा सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो तो और भी ज्यादा। लेकिन ये बात यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह को शायद समझ नहीं आती है, तभी तो जब देखो तब उलट पुलट बोलते रहते हैं। इस बार का उनका ताजा बयान न केवल उनके संवेदनहीन रवैये को दिखाने वाला है, बल्कि ये भी बता रहा है कि सत्ता के नशे में चूर दयाशंकर सिंह इंसान को शायद इंसान नहीं समझते। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है। जरा सुनिए मंत्री जी को। इनके गृह जिले बलिया में 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और मंत्री जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता शायद। यूपी के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कायदे से जमीन से उठकर सियासत के शिखर पर पहुंचने वाले ऐसे नेताओं से संवेदना की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन शायद दयाशंकर सिंह को लखनऊ यूनिवर्सिटी के संघर्षों वाले दिन भूल गए और मंत्री बनकर एसी की ऐसी आदत पड़ी है कि अब जनता का दुख दर्द उन्हें नहीं दिखता। एक बार फिर सुनिए दयाशंकर सिंह का बयान। पहले का भी है तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दयाशंकर सिंह, लेकिन ज्ञान ऐसे बघार रहे हैं जैसे बड़े वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि ये पीड़ित के घर वालों से मिलते, डॉक्टरों की क्लास लेते, अधिकारियों को इंतजाम ना करने के लिए फटकार लगाते, मगर नहीं, इन्हें तो बस अपनी टीआरपी से मतलब है। उल्टा पुल्टा बोला और बोलकर निकल लिए। एक बार फिर सुनिए मंत्री महोदय को। शायद इनका दिल सत्ता के नशे में पत्थर हो चुका है। तो ये जनरली होता है और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। ये वही नेताजी हैं जो 7 साल पहले भी सुर्खियों में आए थे जब मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। फिर बहन जी और उनके समर्थकों ने ऐसी रेल बनाई थी कि आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर दयाशंकर सिंह का ये बयान उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा या नहीं, ये तो तय नहीं, मगर ये तय हो चुका है कि कुर्सी के अहंकार में मंत्री महोदय चूर हो चुके हैं। उन्हें ना तो सीएम योगी के उस आदेश का अनुपालन कराने की फिक्र है जिसमें कहा गया था कि जून महीने से पहले सभी अस्पतालों में बिजली, पानी समेत दवाओं तक की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, मगर शायद मंत्री महोदय को लखनऊ ज्यादा रास आ रहा है, इसलिए क्षेत्र की जनता जिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मंत्री जी 2 महीने पहले आप जाग गए होते और कम से कम प्रदेश नहीं तो अपने ही जिले की व्यवस्था को जांच लिया होता तो शायद बलिया के जिला अस्पताल में यूं मातम का माहौल न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।